मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी क्विज क्लाउड में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अभी काफ़ी क्लोज हैं। अभी रिसेंटली आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखो, आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 5 ईवीएस के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? एक मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप भी अपने एग्जामिनेशन में, इस साल के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 40 में से 40 नंबर लेके आना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप इस एग्जाम में 40 में से 40 नंबर ला सकते हैं। आई प्रॉमिस, मैं गारंटी। ठीक है? तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल ना करें। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है? कंप्लीट इस वीडियो को देखिए। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है, उसी एक्चुअल एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बेस्ड ये मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। ठीक है? अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लिया, समझ लीजिए आपका 60 टू 70% काम पूरा हो गया। ठीक है? अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से समझ लिया, समझ लीजिए 60 टू 70% आपने पेपर को सॉल्व कर लिया। ठीक है? तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है? तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे एग्जामिनेशन में, जैसा कि आपको पता ही होता है कि बेसिकली 3 कॉम्पिटेंसीज होती हैं। क्या-क्या कॉम्पिटेंसी होती है ईवीएस के एग्जाम में? पहली कॉम्पिटेंसी होती है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, दूसरी कॉम्पिटेंसी होती है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग होती है 10 नंबर की, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ये होती है 15 नंबर की, और लास्ट में होती है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये भी 15 नंबर की होती है। इस तरह से आपका जो टोटल एग्जाम होता है, कितने नंबर का होता है? 40 नंबर का होता है। ठीक है? ये बात आई थिंक आप पहले से जानते हैं। इसमें हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और सीधा हम क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग वाला जो सेक्शन होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके, ठीक है, उन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके आपको आंसर्स करने होते हैं। ठीक है? तो मैंने भी वही कोशिश की है यहाँ पे। आपको ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में मैंने 10 पिक्चर्स आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, और उन 10 पिक्चर्स के आधार पे आपको क्या करना है? प्रश्नों के जवाब देने। ठीक है? तो पहला प्रश्न कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट। पहली पिक्चर आप देख पा रहे हैं। पहली पिक्चर क्या कह रही है? जरा ध्यान से देखो। कौन सा चैप्टर है ये अपना? याद करने की कोशिश करो, कौन सा चैप्टर है ना? ये वही वाला चैप्टर है ना, सुशीला वाला। सुशीला और उसकी बहन जो होती है, उन दोनों को बेबी हुआ होता है। सॉरी बच्चों, उनको क्या होता है? बेबी हुआ होता है। एक दिन सुशीला की सिस्टर क्या होती है, कहीं बाहर चली जाती है और सुशीला को बोल जाती है कि आप मेरे बेबी का और अपने बेबी का दोनों का आज क्या करना, थोड़ी देर ख्याल रखना, ध्यान रख लेना। ठीक है? और मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। उसके उसके सिस्टर के जाने के बाद क्या होता है? उसके सिस्टर के जाने के बाद क्या होता है कि अ, सुशीला का उसकी सिस्टर का जो बेबी है, वो नैपी कर देता है। मैं कह सकता हूँ पॉटी कर देता है। ठीक है? नैपी कह दो या पॉटी कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है? वो पॉटी कर देता है। ठीक है? अब एक्चुअली क्या होता है, सुशीला जो होती है ना, सुशीला जब अपने बच्चे की तो रोज डेली मतलब पॉटी साफ करती है, कोई दिक्कत नहीं होती, तब तो अपने मुंह पे स्कार्फ नहीं लगाती है। लेकिन जब वो अपनी बहन के बच्चे को पॉटी साफ कर रही होती है, तो उसको स्मेल आती है। ठीक है? और अपने मुंह पे स्कार्फ लगाती है। ये बात आपने स्टोरी में ये चैप्टर में सुना ही होगा। ठीक है? अगर नहीं सुना है तो आप चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाई डज सुशीला कवर हर फेस विद स्कार्फ। इसका आंसर क्या हो सकता है कि भाई, कि सुशीला ने अपना फेस जो है वो स्कार्फ से क्यों कवर किया हुआ है। ठीक है? तो सीधी सीधी बात है भाई, इसका आंसर हो सकता है कि भाई सुशीला डज नॉट लाइक द स्मेल of her sister's baby's nappy. That's why she covered
शी कवर्स हर फेस विद द स्कार्फ। सिंपल सा आंसर है। चलिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि she does not like the smell of her sister's baby's nappy, या पॉटी कह सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई she covers the she covers her face she covers her face with what? Scarf। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश मेक्स डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। तस्वीर में आपको जो दिखाया गया है उसको ऑब्जर्व करके बताइए कि किसकी तस्वीर है ये, कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर कौन सा है? आई थिंक ये पहला ही चैप्टर है, ठीक है, सुपर सेंसेस वाला चैप्टर है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एनिमल क्या क्या सिग्नल्स भेजते हैं, है ना, कैसे कैसे उनके सुपर सेंसेस काम करते हैं। ठीक है, तो उस ज्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे। तो ये भाई, ये जो एनिमल आपको दिखाई दे रहा है ये एक फिश है, जिसका नाम क्या है? डॉल्फिन। आंसर हो जाएगा डॉल्फिन मेक्स डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आया बताओ? स्नेक चार्मर वाला चैप्टर सुना है ना आपने? स्नेक चार्मर, है ना? तो सपेरे वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया है? नेम द डांस, इस डांस का नाम बताओ। तो भैया सिंपल सी बात है, जो स्नेक चार्मर वाला चैप्टर है उसमें एक ही डांस का नाम आया है, और वो कौन सा डांस है? काल बेलिया। काल बेलिया डांस का नाम आया है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्लास में भी बताया था और यहाँ पे भी बता देता हूँ, कालबेलिया एक कम्युनिटी का भी नाम है। कालबेलिया एक जाति भी है, समुदाय भी है ना। कालबेलिया एक डांस का भी नाम है, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, ये कालबेलिया समुदाय के लोग हैं, और ये जो जिस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं उस डांस का भी नाम कालबेलिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तस्वीर में आपको दिख रहा है ये क्या है भाई? कह रहा नेम द पिक्चर्स। सिंपल सी बात है, ये बहुत सारे पल्सेस एंड ग्रेन्स को क्या किया गया है? स्प्राउट किया गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीज आर स्प्राउट्स, दीज आर स्प्राउट्स, ठीक है। स्प्राउट्स, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई जिस तरह से क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग वाला सेक्शन है, इसमें आपको 10 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। उन 10 पिक्चर्स के आधार पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने, ये आपके एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, ये याद रख लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये मैंने पहले से सेंड किया हुआ था क्लास ग्रुप में, और वहां पे आपने इसको अपने हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश आई थिंक उतना नहीं की होगी जितना मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, इस तस्वीर को देखो ध्यान से। क्या कह रहा है? दिस इज द पिक्चर ऑफ डैश। किसकी पिक्चर है ये? कौन से चैप्टर में आया ये आया है मलेरिया वाले चैप्टर में, जिसमें मलेरिया की बात की गई है ना, इसमें रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की है, उस वाले चैप्टर में आया है। तो क्या है ये, क्या देखते थे इसमें? ब्लड, ये ब्लड का सैंपल, यहाँ पे हम एक ग्लास की, कांच की जो पट्टी सी होती थी उस पे हम ब्लड ब्लड डॉट्स यहाँ पे रखते थे, और उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखते थे, वो वाला चैप्टर अगर आपको याद होगा तो इसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का जो नाम है वो है क्या?
इसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, इसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ। क्या है भाई ये? कौन सा चैप्टर है ये? ये वाला चैप्टर कौन सा याद आ रहा है आपको कुछ? एक्सपेरिमेंट विद वाटर या एवरी ड्रॉप काउंट्स? आई थिंक एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर एक बूंद की कीमत है, ये वाला चैप्टर, वो उस वाले चैप्टर में से आई है ये। ठीक है, तो क्या चीज दर्शाई गई है भाई यहाँ पे? क्या कह रहा है? द पिक्चर शोज द मेथड ऑफ। ये तस्वीर किस विधि को बता रही है भाई? ये तस्वीर जो है वो बता रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ये बता रही है। वर्षा जल संग्रहण को कैसे किया जाता है, वर्षा का जल कैसे संग्रहित किया जाता है, उसको ये तस्वीर बताती है। कैसे होता है भाई वर्षा का जल संग्रहण? देखो ये छत होती है ना? इस छत पे बारिश का पानी जब कलेक्ट होता है तो इस पाइप के माध्यम से कहाँ पे आता है? सीधा यहाँ पे जो घर के बाहर टैंक बना हुआ है, इस टैंक में जाके कलेक्ट होता है ना? फिर यहाँ पे एक ऐसा गेट जैसा बनाया हुआ है, ठीक है? इस गेट से हम बाल्टी के माध्यम से, उसमें रस्सी से क्या करते हैं? पानी को ऊपर निकालते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें कहाँ पे पॉपुलर होती है ज्यादातर? आपको मैंने बताया था, ये वाली चीजें बेसिकली जो है हमारे राजस्थान के, जो हमारा थार डेजर्ट इलाका है ना, हमारा थार जो डेजर्ट का इलाका है, उस वाले इलाके में ये चीजें ज्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पानी की वहां पे किल्लत है, तो इस हिसाब से वहां पे ये चीजें पॉपुलर है। अच्छा, अब इस वाली तस्वीर को देखिए ध्यान से। क्या चीज है भाई ये? बताओ, और कौन से चैप्टर में से आई है? ठीक है, ये जो गढ़सीसर वाला चैप्टर है ना, आई थिंक एक्सपेरिमेंट विद वाटर, हाँ, आई थिंक उस वाले चैप्टर में से आई है। तो क्या पूछ रहा है ये? नेम द पिक्चर, तस्वीर का नाम बताओ भाई, क्या नाम है? इसको हम हिंदी में, मैंने बताया था, बावड़ी बोलते हैं, बावड़ी, है ना? और कल मैंने आपको जो कल मैंने जो आपको गोलकोंडा वाला चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने जो बताया था, उसमें जैसे इस तरह से शेप में दिखाई गई थी कुछ चीजें। बाउली कहा गया था उसको, बाउली। ठीक है, इनको बावड़ी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, बावड़ी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? स्टेप वेल। आपको आंसर में स्टेप वेल ही लिखना है। ठीक है, स्टेप वेल। चलिए आगे बढ़िए। ये दादी माँ का फोटो तो बड़ा दादी माँ का फोटो याद है कि नहीं, भूल गए? दादी माँ का फोटो याद है ना? कौन से डिस्ट्रिक्ट थी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है दादी माँ? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से हैं दादी माँ? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं। क्या नाम है दादी माँ का? बताओ भाई, दादी माँ का नाम याद है कि नहीं? दादी माँ का नाम है डार्की माई। द पिक्चर इज नेम द पिक्चर, तो किसका है? डार्की माई। डार्की माई, डार्की माई की पिक्चर है ये। ठीक है, और ये वाला फोर्ट जो है कौन सा है भाई? कल ही पढ़ा है, बताओ कौन सा है? गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा फोर्ट है ये। और ये भाई साहब कौन से हैं? इन भाई साहब का नाम जानते हैं? दुनिया के सबसे आलसी प्राणी है, द लेजिएस्ट क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट, आई थिंक। ये धरती का सबसे आलसी जीव इसको कह सकते हैं। इनका नाम है स्लोद। इनका नाम क्या है? स्लोद। ऐसा माना जाता है कि ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही रह पाते हैं, है ना? पूरे जीवन भर क्या करते हैं? ये 8 पेड़ों पर ही रहते हैं अपने पूरे जीवन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आ जाता है आपका किसका? आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 15 नंबर का सेक्शन है। इस 15 नंबर के सेक्शन में क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक नंबर के।
ठीक है। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के, और इसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर का। इस हिसाब से टोटल कितने हो गए? 5 का 1 5, 3 दूनी 6 और 4 एकन 4, 6 और 4 10 और 5 15। इस तरह से ये सेक्शन 15 नंबर का है। ठीक है। तो इसमें से भी जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही चीजें आपको एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ये सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन इसमें से भी फंस जाए। ठीक है भाई, देखो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी मॉडल पेपर में से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, आते ही कि नहीं आते। तो भाई मॉडल पेपर को भी आप हल्के में मत लीजिए, कभी कभी मॉडल पेपर में से भी एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मॉडल पेपर बनाया होता है तो उस वो एग्जाम को ध्यान में रख के बनाता है कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होगा, एग्जामिनर किस किस चीजें, किस किस टाइप की चीजें बच्चों से पूछने की उम्मीद कर सकता है ना। तो उस हिसाब से मॉडल पेपर, एक गैस पेपर तैयार किया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो भैया इसकी भी तैयारी अच्छे से कर लेना, हल्के में मत लेना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को आधा देखेंगे वो अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, पूरा देखना है वीडियो को एंड तक। पहला प्रश्न है, नेम एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। अब जैसे आपसे पूछ रहा है कि 2 ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो पानी पे तैरेंगी। भैया एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है, हमने तो सोचा है कि तैरने वाली चीजें पूछ ले, हम तो पूछ रहे हैं कि ऐसी चीजें बताओ जो तैरती हैं। एग्जामिनर के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो ऐसे पूछ ले कि जो ऐसी चीजें बताओ जो डूब जाती हैं, है ना। समझ रहे कि नहीं बात है। तो भाई इस तरह से आपको एग्जाम का, एग्जामिनर के मूड को समझना है कि यहाँ पे अगर वो फ्लोट करने वाली चीजें पूछ रहा है तो डूबने वाली चीजें भी मैं साथ में याद कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को याद करिए आप। तो भाई एनी टू ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट में कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे मैं लिख सकता हूँ पेपर, पेपर पानी पे तैरता है। और क्या तैरेगा पानी पे? मैं फेदर लिख सकता हूँ, FEATHER, है ना। फेदर पंख जो होती है वो भी तो पानी पे तैरती है। और कुछ होता है जो पानी पे तैर सकता है, जैसे मैच स्टिक, मैच स्टिक, स्मॉल वुड पीस लिख दो। जैसे मैं लिख दूं, मान लो वुड, है ना, वुड पानी पे तैरती है। स्मॉल वुड पीस ऐसे लिखो, स्मॉल फ्लैट वुड पीस। या इतना झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल एक वर्ड लिख दो, फेदर, FEATHER। ठीक है, आगे बढ़ो। नॉन पॉइजनस स्नेक बताने हैं आपको। कितने? 2। कोई भी 2 बिना जहर वाले सांप, मतलब कम जहरीले सांप, नॉन पॉइजनस स्नेक, बताइए कौन कौन से होते हैं। देखो, 2 जहरीले नॉन पॉइजनस स्नेकों में अगर बात आती है तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा इंडियन पाइथन, इंडियन पाइथन। एक तो है इंडियन पाइथन, दूसरा कौन सा है जो कम जहरीला, मतलब जहरीला है ही नहीं। ठीक है, उसमें नाम ले सकता हूं मैं, आ, बहुत सारे होते हैं। रेड स्नेक भी होता है एक, रेड स्नेक देखा है आपने? एक रेड स्नेक होता है, रेड स्नेक, उसका भी नाम लिख सकते हैं आप। चलो रेड स्नेक लिख देता हूं मैं। वैसे इसके अलावा भी होते हैं, रेड सैंड स्नेक होता है एक, रेड सैंड स्नेक, रेड सैंड स्नेक, जिसको हम, पता है जिसको हम बोलते हैं ना, एक मिसकंसेप्शन है, एक रूमर है, या मैं कह सकता हूँ एक अफवाह है। ये जो रेड सैंड स्नेक होता है ना, ये कई बार रेड भी होता है, कई बार थोड़ा सा ब्राउनिश भी होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। सैंड स्नेक बेसिकली इसका नाम होता है। एक रूमर है कि भाई इसके 2 मुंह होते हैं, इस वाले सांप के 2 मुंह होते हैं, ऐसा एक रूमर है। कहते हैं कि 6 महीने इस मुंह से चलता है, 6 महीने इस मुंह से चलता है। ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा दुनिया में कोई सांप मौजूद है मौजूद क्या, इस प्रकृति में ऐसा कोई जीव बनाया ही नहीं है कि 6 महीने इस दिशा से चलने लग जाए, 6 महीने इस दिशा से चलने लग जाए। तो ये एक रूमर है। ठीक है, जो कि हमें हमारे पूर्वजों से या हमारे बड़े लोगों से हमें सुनने को नॉर्मली मिलती रहती है कि भाई ये जो लाल रंग का दिखने वाला जो पॉइजनस, ये जो स्नेक होता है, एक बेसिकली ऐसा 2-3 फुट का ही होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता ये। ठीक है, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि लोग ये 6 महीने इधर से चलता है, 6 महीने उधर से चलता है, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, आप इस चीज का याद रख लेंगे।
इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 6 महीने उधर से चलेगा, 6 महीने इधर से चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट। अच्छा, इसका नाम रेड सैंड बोआ है, रेड सैंड स्नेक नहीं, इसको हम रेड सैंड बोआ कहते हैं। इसका नाम है रेड सैंड बोआ। ठीक है। एक्चुअली हमको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा, अगर आप बोआ का स्पेलिंग ये सर्च करोगे ना, तो यहाँ पर भी अजगर देखने को मिलेगा। वैसे बोआ अलग होता है, अजगर अलग होता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है ना, सेम सेम दिखने वाला होता है। अब ये दोनों सांप कैसे दिखते हैं आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सांप कैसे दिखते हैं आप इनको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा समय न लेते हुए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलो, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक्स आर नोन एज, जो जहरीले दांत होते हैं ना सांप के अंदर, जो जहर वाले दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये मैंने बड़े अच्छे से क्लास में बताया था। आप बताइए क्या कहते हैं? तो इनको हम फैंग्स कहते हैं, फैंग्स। ठीक है। चलो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे भाई? यूके में। यूके मतलब इंग्लैंड में नहीं, अपने भारत में ही है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। पूरा नाम लिख देता हूँ, उत्तराखंड। ठीक है। चलो, हाउ मच सॉल्ट पर लीटर इज फाउंड इन डेड सी? ठीक है, डेड सी जो है दुनिया का सबसे खारा समंदर है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। दुनिया का सबसे खारा समंदर कौन है पता है? दुनिया का सबसे खारा समंदर है डेड सी। और ये डेड सी कहां पड़ता है? आई थिंक इट इज इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में पड़ता है आई थिंक ये। आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेंगे। चलो, हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, वो कंसर्न नहीं है कहाँ पड़ता है। हमारा कंसर्न ये है कि कितना नमक 1 लीटर पानी में पाया जाता है, कहाँ पे? डेड सी में। तो भाई इसका जो आंसर है, एज पर आर एनसीईआरटी, इट इज 300 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम क्या मिलता है आपको? नमक मिल जाता है। 1 लीटर पानी अगर आप इस डेड सी से निकालोगे, उसको जगह जब आप खुले में, खुली धूप में रख दो, जब वो पानी वेपर होके उड़ जाएगा, जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, तब आपको जो नमक मिलेगा वो लगभग 300 ग्राम मिलेगा। दैट इज मोस्ट सॉल्टियर, दैट इज मोस्ट सॉल्टिएस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, 300 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, फिक्स नहीं है भाई, याद रखिए। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। आ जाइए, नेम द साइंटिस्ट। इस महान वैज्ञानिक का नाम बताइए, क्या है पहली बात? और व्हाट डिड ही डिस्कवर, इसने क्या डिस्कवर किया? देखो, इनका नाम, इन महाशय का नाम है रोनाल्ड रॉस। इनका नाम क्या है? रोनाल्ड रॉस तो इनका नाम है, लेकिन इन्होंने डिस्कवर क्या किया है? मैं लिखूंगा ही डिस्कवर्ड मलेरिया। मलेरिया की स्पेलिंग में ये आता है, मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट्स इन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो भाई इन्होंने क्या सर्च किया है? मादा जो एनाफिलीज मच्छर है, उसकी बॉडी में मलेरिया के पैरासाइट्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। और इसी डिस्कवरी के लिए इन्हें दुनिया का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेम द साइंटिस्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस है ये। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है? ही डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट्स इन फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। ठीक है, मस्कीटो की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल्स? बहुत ही सिंपल है। कल के क्वेश्चन में, कल के वीडियो में मैंने इसका बड़े अच्छे से जवाब दिया था। बेस्टियंस आर मेड, बेस्टियंस आर मेड टू कीप वॉच, टू कीप वॉच अराउंड द फोर्ट, कीप वॉच अराउंड द फोर्ट, इतना भी लिखोगे चलेगा। द सोल्जर्स, अच्छा मैं इसको एक सेकंड में थोड़ा इसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। bastions are made for soldiers to keep eye on enemies outside। देखो, ये जो मेरा हैंड राइटिंग है ना बच्चों, अगर ये आपको समझ में नहीं आता है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए आपको। क्योंकि ये जो मैं पेन टैबलेट से लिखता हूँ उसमें उतना, नोटबुक पे जैसे लिखेंगे उतना अच्छा वैसा हैंड राइटिंग नहीं आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एनिमीज, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से साफ साफ लिखने की। आउटसाइड द फोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज पानी में डूब जाएगी और कौन सी चीज पानी पे तैरेगी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि कौन सी चीज पानी पे डूब जाएगी और कौन सी चीज पानी में तैरेगी। तो सिंपल सी बात है, आयरन नेल्स, लोहे की कीलें पानी में तैरेंगी कि डूबेंगी? डूब जाएंगी। मैच स्टिक, माचिस की तीलियां, ये पानी पे तैरेंगी कि डूब जाएंगी? तैरेंगी भाई। कॉइन्स, सिक्के, पानी पे तैरेंगे डूब जाएंगे? डूब जाएंगे। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, ये तैरेगी भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। अब देखो जैसे, चलो अब तो आप एग्जाम में देखेंगे, डायरेक्टली देखना, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। नेम द पर्सन, व्हाट वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज शी मेड। देखो, नेम द पर्सन एंड व्हाट वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज शी मेड। इस व्यक्ति को देखो, इस पर्सनैलिटी को देखो और बताओ इन्होंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सिंपल सी बात है, इनका नाम क्या है? ये है मिसेस सुनीता विलियम्स। ये कौन है? इनका नाम है सुनीता विलियम्स। इनका नाम क्या है? सुनीता विलियम्स। अब इन्होंने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? शी शी हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फ्लाइंग मैक्सिमम, फ्लाइंग मैक्सिमम, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम इन स्पेस
fly maximum time as a woman, as a woman, as a woman in space। ठीक है, एक लैंग्वेज तो इसकी ये हो सकती है। ठीक है, और इसकी एक और लैंग्वेज हो सकती है, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वैसे के वैसे शब्दों को अगर आप लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसा पूरा जैसा कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अगर वही के वही शब्द भी लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए, टेक्स्ट बुक के वर्ड्स बता देता हूँ मैं आपको। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, 1 मिनट। In 2017, in 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman। ये भी लिख सकते हैं हम, सिंपल, ये भी सिंपल आंसर है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको स्लैश करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये आप चाहो तो ये वाला आंसर करेक्ट लिख सकते हो, आप चाहो तो ये वाला भी लिख सकते हो जो मैं नीचे लिख रहा हूँ अभी। क्या लिख सकते हैं, इन 2007 सुनीता विलियम्स set a world record of set a new world record for the longest space flight, set a world record for अरे एक मिनट, for the longest space flight, longest space flight by a woman। ठीक है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसे क्या कह सकते हैं इसको, कि दुनिया में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है, सुनीता विलियम्स। और ये रिकॉर्ड उन्होंने कब बनाया, 2007 में बनाया। ठीक है, और अभी भी सुनीता विलियम्स जो है, आपको मैं लेटेस्ट न्यूज बता देता हूँ, अभी भी यही मैडम सुनीता विलियम्स जो है आज की डेट में भी स्पेस में है। और ऐसा माना जाता है कि इनका स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में कहीं पे गुम हो गया है या मिस हो गया है। मतलब उनका कनेक्शन जो है नीचे जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उनसे बताते कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट गया है, और उनको रिकवर करने के लिए भी यहाँ से नीचे से स्पेस मिशन भी भेजा जाएगा। वो थोड़ा सा डीप साइंटिफिक स्टडी का सब्जेक्ट है, उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। जितना थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज ऊपर से बताया उतना मैंने आपको बता दिया है कि यही मैडम आज की डेट में भी स्पेस में है और ये स्पेस में कहीं गुम हो गई है, ऐसा बता रहे हैं लोग। अब आपको क्या करना है भाई, गोलकोंडा वाले फोर्ट को ध्यान से देखिए, मैप जो दिया गया है उसको देखिए। ये मैप है, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के इस मैप को देखिए। अब क्योंकि आपको इस वीडियो में जो मैप दिखाई दे रहा है उसमें आपको जो भी लिखा हुआ है, मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है ये साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये चीजें जो कुछ भी लिखा हुआ है, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे बच्चे इस मैप को अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए और यहाँ क्वेश्चंस के आंसर सीख लेते हैं हम। यहाँ हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका स्केल दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो स्केल दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि इस मैप पे जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है एक्चुअल में 110 मीटर के बराबर है। यानी मैप पे जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में है वो एक्चुअल में धरती पे जो डिस्टेंस है वो 110 मीटर में है। ये स्केल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर एक मैप में स्केल होता ही होता है, बिना स्केल के कोई मैप नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछता है। विच फोर्ट इज शोन इन द मैप, बहुत ही सरल जवाब है इसका, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जवाब है कि भैया इसमें जो हमको दिखाया गया उसका नाम है गोलकोंडा। गोलकोंडा फोर्ट हमको दिखाया गया है इसमें।
अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्केल टेकन इन द मैप? तो भैया स्केल जो लिया गया है इसमें बताया गया है, स्केल क्या है, इसमें जो स्केल लिया गया है वो है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है? 110 मीटर के बराबर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डोर्स, दरवाजा कैन बी सीन ऑन द फोर्ट? देखो ये मैंने काउंट करके रखा हुआ है, आप भी काउंट कर लीजिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक में देख के आप भी काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने दरवाजे हैं। भाई मैंने ये काउंट किया हुआ है, देर आर टोटल 9 गेट्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हाउ मेनी स्टोर्स फॉर गन एंड गन पाउडर कैन बी सीन इन द मैप? हाउ मेनी गन, हाउ मेनी स्टोर्स फॉर गन एंड गन पाउडर कैन बी सीन इन द मैप? आप ध्यान से देखेंगे कि गोला बारूद को जमा करने के लिए मैप पे कितने स्टोर दिखाए गए हैं, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। यहां आप देखिए ध्यान से, यहां देखिए, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ना, इस तरह का जो स्ट्रक्चर मैप पे दिखाई दे रहा है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टोर फॉर गन एंड गन पाउडर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए इस चीज को ध्यान से। ठीक है, आप इस चीज को ना अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसे कितने स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, और कोई है क्या ऐसा? एक ये रहा ऊपर 5, और कोई है? नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, व्हाट इज नेम ऑफ पैलेस एट द सेंटर ऑफ द फोर्ट? कि किले के बीचों बीच में जो भवन बना हुआ, जो पैलेस बना हुआ है, जो महल बना हुआ है, उसका नाम क्या है? तो भैया किले के बीचों बीच में तो ये महल है कि नहीं? किले के बीचों बीच में महल कौन सा? ये वाला। क्या नाम है इसका? देखो भाई क्या नाम है इसका, साफ साफ मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है इसका नाम मोती महल है। ठीक है, क्या नाम है इसका? मोती, मोती महल। महल को ही तो इंग्लिश में पैलेस कहते हैं, ये बताया था ना मैंने आपको, महल को ही तो इंग्लिश में पैलेस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन, तो ये वाले नहीं, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, एक्चुअल पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसे इस बार क्या किया मैंने, देखो ध्यान से भाई, मैंने आपको एक मैप दे दिया है, इस मैप के बेस्ड 4 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए एक एक नंबर के, ऐसे ही कोई और आपको पिक्चर दे दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ जो बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे उनका उनका काफी नुकसान होगा। कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मैप दे दिया, अब इस मैप के बेस्ड मैंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे कोई एक और मैप या कोई और पिक्चर दी जाएगी, आपको दी जा सकती है, उसके बेस्ड, उसके आधार पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, तो आप देख लीजिए कि आपके स्पिरिट ऑफ सिलेबस में ऐसी कौन कौन सी पिक्चर्स हो सकती हैं जिनके बेस्ड पे, जिनके आधार पे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पूछे गए हैं, टेक्स्ट बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन, एक भी शब्द नहीं आएगा, न आता है। जहां जहां पिक्चर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन पूछे गए वही चीज पूछी जाएगी, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे आपको अपने हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन में 40 में से 40 नंबर लेके आने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कवरी ऑफ फैक्ट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट वाला सेक्शन क्या कह रहा है कि प्रश्नों का जवाब दीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? चंद्रमा पे चलने वाला, चंद्रमा पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो भैया उस पहले इंसान का नाम था नील आर्म स्ट्रॉन्ग। हिंदी में लिख देता हूं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, नीलाम स्ट्रॉन्ग। स्पेलिंग है NILEARMSTRANG। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप
खुद से भी चेक कर लीजिएगा इसको, स्पेलिंग सही है कि नहीं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है स्पेलिंग को चेक करके ही शायद मैंने लिखा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। NEIL आर्मस्ट्रॉन्ग इसका नाम है, एक बार मैं दोबारा लिखता हूँ। ये है NEILARMSTRONG, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट? भारत की तरफ से सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला कौन सी थी? रिसेंटली ये चैप्टर करवाया गया है और उसके ऊपर एक डिटेल में बड़ा सा चैप्टर है, बढ़िया सी स्टोरी सुनाई गई थी आपको। उन दीदी का नाम क्या था? बछेंद्री बछेंद्री पाल। कहाँ की रहने वाली थी भाई बछेंद्री पाल? देखो, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कौन था। भी यहाँ से हिंट मिल गई आपको कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला के संबंधित एक क्वेश्चन आया है। तो तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी मैं उसको सबको कवर कर लूंगा। ठीक है, तो भाई इससे संबंधित एक बात और कौन सी है कि ये कौन से माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई थी? तो ये नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई थी, ये पता है ना। और ये क्या बोलते हैं, कहाँ की रहने वाली थी? तो ये यूके की रहने वाली थी, उत्तराखंड की, है ना। हो सकता है इनका वो जो गांव का नाम शायद आया वो भी पूछ लिया जाए आपसे, है ना। और इनके इनके जो क्या थे लीडर जो थे, क्या नाम था उनका, उस लीडर का भी नाम पूछ लिया जा सकता है, जो ग्रुप का लीडर, जो ग्रुप को लीड कर रहे थे, है ना। ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो यानी कि इससे आपको हिंट मिल गया एक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वोल्केरो की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड वोल्केरो? तो वोल्केरोस की खोज किसने की है भाई? जॉर्ज दी मार्शल। जॉर्ज दी मार्शल ने वोल्केरोस की खोज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मार्शल नाम है मैस्ट्रल नाम है उनका? मैस्ट्रल है शायद, एक बार आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लीजिएगा। जॉर्ज दी मैस्ट्रल, MASTRAL स्पेलिंग होनी चाहिए उनकी। हाँ, जॉर्ज दी मैस्ट्रल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ग्रो ऑन अ वेट ब्रेड? व्हाट डज ग्रो ऑन अ वेट ब्रेड इफ केप्ट फॉर मेनी डेज? अगर आपने लंबे समय तक एक गीले ब्रेड को रख दिया तो उसके ऊपर क्या उग जाएगा? बताओ क्या आ जाएगा उसके ऊपर? तो भाई सिंपल सी बात है, उसके ऊपर फंगस लग जाएगी, है ना। फफूंद लग जाएगी उसके ऊपर, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था बहुत अच्छे से, है ना। ब्लैकिश ग्रीनिश उसके ऊपर लेयर से चढ़ जाएगी, है ना। तो आंसर क्या लिख सकता हूं मैं इसका? द ब्रेड द ब्रेड गॉट स्टेल्ड, STALED, स्टेल्ड एंड मोल्ड, मोल्ड एंड फंगस, फंजाई, फंगई बोलते, फंगई, FUNGI, FU FUNGI, फंजाई ग्रो ऑन इट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, द ब्रेड गॉट स्टेल, नहीं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, द ब्रेड विल गेट स्टेल, द ब्रेड विल गेट स्टेल एंड मोल्ड, मोल्ड एंड फंगई ग्रो ऑन इट।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेम एनी टू पॉइजनस स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। बहुत सारे स्नेक हैं, देख लेंगे भाई। किंग कोबरा होता है एक तो, लिख दो भाई। एक तो क्या होता है? किंग कोबरा। और रसल वाइपर। बहुत सारे होते हैं। रसल वाइपर है, किंग कोबरा है, कॉमन करेत है, बहुत सारे हैं। दो लिख दो कोई भी। अब आपको मैच करना है, मैच करना है आपको कि भाई मैच हाउ दीज फूड आइटम्स कैन, किस किस प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम किस किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो बताओ भाई, ग्रीन कोरिएंडर को कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? ग्रीन कोरिएंडर को कैसे स्टोर किया जा सकता है? ग्रीन कोरिएंडर को हम स्टोर करेंगे रैपिंग इन डैम क्लॉथ। ठीक है, अगला। अगला क्या है? इसको तो मैं इससे करूंगा। दूध को कैसे स्टोर किया जा सकता है? गर्म करके, बॉयल करके, है ना। अगला। अनियन एंड गार्लिक को कीपिंग इन ओपन प्लेस। इस तरह से चीजें आ सकती हैं पेपर में, ध्यान रखो। ठीक है, आगे, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है भाई? which things are made from which things are made from ripe and unripe mangoes? ripe and unripe mangoes, कौन कौन सी चीजें हैं जो पके आम से बनती हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो कच्चे आम से बनती हैं? तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ जो के आम से बनेंगे राइप से, और यहाँ पे अनराइप से। ठीक है, क्या क्या बनेंगे जरा देखो ध्यान से। पके आम से क्या क्या बनता है जरा देखो एक बार। देखो ये पके आम से बनता है, एक तो जूस बनता है। जूस बनता है कि नहीं बनता है? मैंगो का जूस बनता है कि शेक बनता है? शेक बनता है, जूस नहीं, शेक। जूस कह लो, शेक कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो लिखूंगा मैं मैंगो शेक। और क्या बनेगा इससे? जैम। जैम जानते हैं आप? जेली भी बनती है। और क्या बन सकता है इससे? ममीडी तंत्रा। ये तो इसके ऊपर ही तो चैप्टर था। पके आम से तो बनाते हैं वो। ममीडी तंत्र वो पके आम से तो बनाते हैं। ममीडी तंत्रा। और क्या बनता है भाई? चिक्की जानते हैं? चिक्की, आम की चिक्की आपने खाई है क्या? आम की चिक्की, आम चिक्की। जैसे गुड़ की चिक्की बनती है ना, गुड़ की चिक्की, वैसे ही आम की भी चिक्की बनती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हमको इतनी सारी नहीं लिखनी, दो दो तीन तीन लिख देंगे, चलेगा काम। और कच्चे आम से क्या क्या बनता है भाई? अचार बनता है, एक तो पिकल, सबसे इंपॉर्टेंट तो। 1 मिनट। एक तो क्या बनता है? पिकल। और क्या बनता है? अमचूर पाउडर बनता है। अमचूर पाउडर, खट्टा पाउडर होता है ना, थोड़ा खट्टा खट्टा जो होता है वो बनता है। और आम की चटनी बनती है ना, चटनी आम की, चटनी। और क्या बन सकता है? चलो इतने काफी हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर? क्या क्या पानी में घुल जाएगा, क्या क्या पानी में नहीं घुलेगा? तो सॉल्युबल कौन कौन सा, इनमें से बताना है आपको। क्या क्या पानी में घुलेगा? सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाएगा, सॉल्ट। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्ट। सॉल्ट पानी में घुल जाएगा। ऑयल पानी में घुलेगा नहीं घुलेगा? शुगर पानी में घुल जाएगी, ठीक है।
और ये दोनों चीजें बस। इनसॉल्युबल पानी में ऑयल नहीं घुलेगा पानी में, और स्टोन नहीं घुलेगा पानी में, और इंक भी नहीं घुलेगी पानी में, और नेल, नेल मतलब कील, नाखून भी होते हैं, नेल का मतलब नाखून भी होता है, नेल का मतलब कील भी होती है। ठीक है, ऐसी कील नहीं होती ऐसी वाली, वो भी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैप को देखकर आंसर देने हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। बताओ भाई, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर देखो ये रहा। देखो मैं खाली ए बी सी डी लिखूंगा, ठीक है भाई, आपको पूरा नाम नहीं लिखूंगा मैं। पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे है ए, यहाँ लिख दूंगा मैं ए, ये हो जाएगा ए। दूसरा, जैसलमेर कहाँ पे है? यहाँ पे लिख दूंगा मैं, जैसलमेर इस जगह पे है बी, ये हो जाएगा जैसलमेर बी। डार्की माई का गांव कहाँ पे है भाई? राजस्थान के अलवर में। और राजस्थान कहाँ पे है? ये वाला राजस्थान है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आप कहीं भी भरोगे चलेगा नहीं, आपको नियर अबाउट लोकेशन तो भरनी पड़ेगी। अब देखो अलवर इस जगह पे है, अब आप इधर भर दोगे थोड़ा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। दिसपुर क्या है भाई? दिसपुर है आसाम की कैपिटल। असम कौन सा है बताओ? ये तो बंगाल है। असम कौन सा है? ये वाला इलाका जो है ना, ये वाला, ये वाला असम है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या भर दूंगा? ई। डार्की माई का विलेज, देखो जैसलमेर बी हो गया, ये सी हो गया, डार्की माई का विलेज कहाँ है? एक मिनट, पोर्ट ब्लेयर ए हो गया, बी, बी का रह गया क्या कुछ? बी वाला मिस प्रिंट हो गया भाई, बी वाला यहाँ से गायब हो गया, मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो बी छोड़ दीजिए, जैसलमेर को आप सी मानिए। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया भाई, इसको मानिए आप सी, इसको सी मानिए। और डार्की माई के विलेज को मानिए डी, इसको आप डी मानिए। और दिसपुर यहाँ पे ई मानिए, इसको ई। और बछेंद्री पाल का गांव कहाँ पे है? उत्तराखंड में ना। तो देखो ये क्या है आपका, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, और ये आपका हो गया उत्तराखंड, यहाँ हो जाएगा आपका ई एफ। और इसके बाद मेघालय कहाँ पे है? मेघालय है इस जगह पे, देखो ये वाला, ये मेघालय है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? ई एफ जी। और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में, तो ये हो जाएगा आपका एच। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैप आएगा ही आएगा। अब आपको मैप में क्या चीज पूछी जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपके एग्जाम में वो चीज नहीं पूछी जाती जो आपको चैप्टर में कहीं ना कहीं आई नहीं गई हो। ठीक है, एक आधा चीज बेसिक पूछ सकता है, जैसे मैंने आपको अभी जैसे ये दिसपुर है, ये दिसपुर किसी भी जगह पे नहीं आया हमारे टेक्स्ट बुक में अभी तक, ये पूछ लिया। अब बेसिक कैपिटल है ये, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। जैसे अहमदाबाद है, ये पूछ लिया, बेसिक है, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। ऐसे नहीं पूछ लेगा कोई भाई कि बताओ भाई रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा आपके लिए पढ़ाया ही नहीं गया तो कैसे पूछ लेगा आपसे रावत भाटा, है ना। ऐसे ही नहीं पूछेगा। जैसे बछेंद्री पाल का गांव तो पढ़ाया गया है, वो पूछ लिया उससे। डार्की माई का गांव पढ़ाया गया है, वो पूछ लिया आपने फिर से उसने, है ना। जो चीज नहीं पढ़ाई है वो होगी, वो बहुत बेसिक है। जैसे कैपिटल पूछ ली, कोई स्टेट पूछ लिया, है ना, ऐसी चीज को, जैसे यूनियन टेरेटरी पूछ ली, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये पूरा मॉडल पेपर जो था बिल्कुल आपके एक्चुअल एग्जाम पे बेस्ड है। ठीक है, इसकी अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आई गारंटी यू कि आप 40 में से 40 नंबर लाएंगे। ठीक है, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है उसके लिए दिल से थैंक यू। और आपके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 40 नंबर लेके आने वाले हैं। अगर आपने दिल से इसको पढ़ाई की है, ईमानदारी से अपने आप को टाइम दिया है, तो आप 40 नंबर लेके आने वाले हैं। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।